यहाँ हमारी दो रिएक्शन है, उपचयन और अपचयन। इससे पहले हम इससे जस्ट लास्ट वाली क्लास में हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली है, और उसके अलावा हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ ली है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब है उपचयन और अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन की बात होगी तो ऑक्सीडेशन का देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, जबकि यहाँ अगर हम अपचयन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। अगर हम रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ध्यान रखना। देखिए ऑक्सीजन उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ रहा है, और यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन कम हो रहा है, और अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ रहा है। इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर का। जब कॉपर को हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और इसका एक ये पूछता भी है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत बन जाती है। तो एक ये आपको ध्यान भी रखना है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा इसका, ठीक है, ब्लैक कलर हो जाता है। डायग्राम से बता रखा है, बर्नर है, आपके पास स्टैंड है और उसको जाली है, और उसके कॉपर युक्त चाइना डिस्क के ऊपर है, और उसका कलर कैसा हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का या उपचयन, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। उपचयन का मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का इंक्रीज होना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जबकि अपचयन में ऑक्सीजन नहीं इंक्रीज होती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो अपचयन में पहले से ही आ गया, तो यहाँ पे और ऑक्सीजन का नहीं आएगा, यानी ऑक्सीजन नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात। देखो ट्रिक ये है कि यहाँ अपचयन में आ रहा है और ऑक्सीजन में भी आ रहा है, तो दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी आपको बोले कि उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ती है अपचयन में, तो अपचयन से आप ऐसे याद रखोगे कि अपचयन में है और ऑक्सीजन में है, तो दोनों में है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का साथ नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का साथ किसके साथ होगा, फिर उपचयन के साथ होगा, ठीक है। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसका मतलब अपचयन में ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है या कम हो रही है। अच्छा, तो फिर उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो फिर हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन कम होगी, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएगी। ये आपस में ऐसे कंपेयर करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे अगर चले, कॉपर ऑक्साइड की ही रिएक्शन आपके सामने आगे दे रखी है कि जैसे आपके पास कॉपर ऑक्साइड था, तो इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है और आपने कॉपर को किसमें, कॉपर ऑक्साइड में आपने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन दे दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा और H2O बन जाएगा। यानी कॉपर से ऑक्सीजन कम हो गया, तो यहाँ पे फिर कॉपर से ऑक्सीजन कम हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। ये उपचयन और अपचयन हो गया इसका है। और उपचयन को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, आप देखोगे जब ये रिएक्शन एक साथ होती है, तो फिर हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। जैसे इस यहाँ के अपन बात करें, जब आप देखोगे यहाँ पे इसको कंबाइंड में रिएक्शन एक साथ ले लेते हैं, तो जब आपके पास कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में जा रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। देखो कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, और जब कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। तो इसको हमने क्या बोला, अपचयन बोला। क्या बोला, अपचयन। यानी ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया। और यहाँ जब हमने हाइड्रोजन ली और हाइड्रोजन को जस्ट इसके साथ लिया,
तो यहाँ का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है। देखो H2O में ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, तो फिर ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, आप उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को जहाँ पे एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। हिंदी में बोलोगे अपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, और इंग्लिश में बोलोगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अच्छा, रेडॉक्स क्यों बोला, क्योंकि हम अपचयन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से दो वर्ड ले लिया, रेड यहाँ से ले लिया गया और यहाँ से रेड ले लिया और यहाँ से ऑक्स ले लिया, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य एग्जाम्पल और दे रखे हैं आपके सामने रेडॉक्स अभिक्रियाओं के, जैसे कि जिंक ऑक्सीजन है। ठीक है, जैसे कि जिंक ऑक्सीजन की कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो देखो जिंक यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। देखो जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पे जिंक बन गया, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, तो इसको आप क्या बोलोगे, अपचयन बोलोगे, रिडक्शन। और कार्बन को देखोगे तो कार्बन जब यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको उपचयन बोलोगे। ठीक है, या क्या बोलोगे, इसको ऑक्सीडेशन। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी प्रकार से आपके सामने एक रिएक्शन और दे रखी है। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सी दे रखी है आपके सामने, मैग्नीज ऑक्साइड की। जब मैग्नीज ऑक्साइड में देखोगे तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, और मैग्नीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन कम हो रहा है और मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है। तो मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, उपचयन। ठीक है, उपचयन। और उसी टाइप से यहाँ पे क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन से भी हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो क्लोरीन भी क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्लोरीन का उपचयन हो रहा है और MnO2 से ये MnCl2 अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन को भी देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो H2O का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में हम पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा जाता है। अब कौन कौन सा है, सबसे पहला है संसारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, रस्टिंग। और रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। आप देखते हो बरसात के दिनों में लोहा वगैरह बाहर पड़ा रहता है, तो लोहे की आप देखते हो जंग लग जाती है, तो वो संसारण का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए लोहे की जो वस्तुएं होती है वो चमकदार होती है, कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को लोहे के जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, जैसे चांदी और तांबे की पर चढ़ने वाली परत पे ध्यान दिया, जैसे चांदी का रंग काला हो जाता है और आपको पता है तांबे का रंग कैसा हो जाता है, हरा। अच्छा, होता क्यों है ऐसा, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब कोई मेटल अपने आसपास अम्ल, कोई एसिड, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संसारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। चांदी के ऊपर चढ़ने वाली काली परत और तांबे के ऊपर चढ़ने वाली हरी परत भी संसारण का उदाहरण है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे कोई आपके सामने मान लो कोई लोहे का ब्लॉक पड़ा होता है। ठीक है, तो लोहे का ब्लॉक क्या होता है, जब बरसात के दिन होते हैं तो इसमें इसको नमी मिलती है, यहाँ पे नमी इकट्ठी होगी, और नमी इकट्ठी होने के अलावा यहाँ पे जैसे कुछ एसिडिक ऑक्सीजन होगा, और ये तो आपको पता है आयरन है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे इसका डीके हो जाएगा। ये होगा ऐसे क्योंकि Fe आयरन होता है प्लस H2 जो
H2O होगा, नमी होगी, प्लस O2 आर्द्रता होगी। तो ये सब आपस में कन्वर्ट होकर कौन से फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 डॉट XH2O, यानी ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और यहाँ क्रिस्टलन के जल के कुछ एक्स मोलिक्यूल जुड़ जाते हैं और इस तरह से यहाँ क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है और ये आयरन की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है धीरे 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 धीरे। ठीक है, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। इसके आगे अगर हम और बात करें और क्या एग्जाम्पल है इसके अलावा, तो इसके अलावा देखिए इसका और दे रखा है थोड़ा बहुत, इसको और पढ़ लेते हैं अपन संसारण के बारे में। सॉरी, संसारण के कारण ये जो ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। ये गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा लगता है। तो फिर हम इसको रोके कैसे? देखो, रस्टिंग को रोकने के लिए हम पेंट कर देते हैं। ठीक है, कलर पेंट करके उसको बचाते हैं। ऑयल या लुब्रिकेंट लगा के हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई तरीके हैं जो हम नेक्स्ट जो अपना मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर, वहाँ पे आप डिटेल से पढ़ेंगे कि रस्टिंग से बचने के लिए और कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की वजह से या उपक्षन की वजह से एक और समस्या होती है और उसका नाम है विकृत गंधीयता। ठीक है, क्या होती है विकृत गंधीयता? आप मार्केट से चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह ख़रीदते हो और जब आप चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह ख़रीदते हो तो आप देखते हो कि उसके अंदर हवा भरी होती है। ठीक है, उसका पैकेट होता है, बंद पैकेट होता है। अच्छा, जो अच्छी क्वालिटी के चिप्स वगैरह होंगे, जो थोड़े से कॉस्टली होंगे, जैसे जिसकी कीमत 5-10 रुपये तक की होगी, वो अच्छी पैकिंग के साथ आते हैं और उसमें एयर फिल होती है। और हम सोचते हैं कि ये हम तो क्या सोचते हैं, आप सोचते होंगे क्योंकि आप बच्चे हो, आपको पता नहीं है इस बारे में ज़्यादा कि इसमें एयर भरी हुई है और जो मेरा इसमें कंटेंट आना चाहिए था, वो जो भी चिप्स आनी चाहिए थी वो कम आ गई है, तो एयर भरी हुई है, ऐसे ही सोचते थे। पर देखिए ऐसा नहीं होता है, उसमें एयर नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है और उसका पर्पज होता है। क्या होता है कि जो ये अपने ऑयली सब्सटेंस होते हैं तले हुए, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे जो फैट या ऑयली है, ये धीरे धीरे रखे रखे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होने से या इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसमें से स्मेल आने लग जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आप 1 रुपये 2 रुपये के पाउच वाले कुछ चिप्स वगैरह कुरकुरे आते हैं, कहीं पे मिलते हैं, तो आप देखोगे तो उसमें बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है ऐसा, उसमें आप देखोगे उसमें से स्मेल सी आती है, आप उसको, और आपको ऐसे अजीब सा टेस्ट भी अजीब लगता है, क्योंकि उनकी पैकिंग थोड़ी कम कॉस्ट में करी जाती है, उसकी कॉस्ट ही कम होती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस वो डालते ही नहीं है, इस वजह से उसका टेस्ट जल्दी ख़राब हो जाता है। पर जो बढ़िया कुरकुरे चिप्स वगैरह होती है जिसकी 10 से 5 रुपीज़ होती है रेट, तो उनकी पैकिंग बढ़िया होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जिससे कि वो ख़राब नहीं हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, क्योंकि नाइट्रोजन उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता, जिससे उसका टेस्ट लंबे टाइम तक बना रहता है। अच्छा, जो नाइट्रोजन वगैरह होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से या उपचयन होने से रोकते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, अब खाने पीने की सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, तो आप उसको पैक रखोगे तो वो ख़राब जल्दी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधीयता बोलते हैं। कम सक्रिय गैस से युक्त, जो क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, कम एक्टिव होती है, तो चिप्स का उपचयन नहीं होता है। इस प्रकार से देखो, मैं आपको बताऊं, आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया, इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब रीडिंग आपको लगानी है एक बार बुक की, आप रीडिंग लगाओ और जो मैंने बताया वो एक भी टॉपिक आपका छोड़ा हुआ नहीं है, जो भी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी आपके साथ डिस्कस कर ली गई है। अब आप इसको रीडिंग आपको लगानी है, लाइन टू लाइन मैंने आपको नहीं बताया, जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी है। अब आप एक बार इसका साथ के साथ रीडिंग लगा लिया करो चैप्टर की, ताकि जो सारी चीज़ें वो आपके लैंग्वेज क्लियर हो जाए, बाकी कंसेप्ट आपके सारे क्लियर है। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज सोल्व करो, एक्सरसाइज सोल्व करने से आपको इसमें जो प्रैक्टिस होगी वो अच्छी हो जाएगी क्वेश्चंस की। और आजकल क्वेश्चंस छोटे ज़्यादा आते हैं, यानी कम मार्क्स के ज़्यादा आते हैं पेपर में,
तो छोटी एक एक लाइन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको रिएक्शंस, उसके एग्जाम्पल, उसको बैलेंस करना, एक संसारण और रस्टिंग का थोड़ा एग्जाम्पल, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ है। रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख लेना, यही रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, और यही रिएक्शन आपके किसका एग्जाम्पल है, आपको पता है ये किसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये रिएक्शन आपके अवक्षेपण अभिक्रिया, जो अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगी सारी, तो इसका भी डबल ध्यान रखें, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसमें आपके सामने विस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल है। तो इसमें कौन ज़्यादा एक्टिव होगा, कौन कम एक्टिव है, कौन किसका डिस्प्लेसमेंट कर देगा, इसके बारे में हम डिस्प्लेसमेंट सीरीज भी पढ़ते हैं, जो अपन मेटल नॉन मेटल में मैं आपको बता दूंगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसकी ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा इससे पहले हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, अच्छी क्वांटिटी में आते हैं, और आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी में करने में किया जाता है, उसके x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। पदार्थ x का नाम और उसका फॉर्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए, लिखे हुए x की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। अभी ये जो x पदार्थ है इसको कैसे आप सोल्व करोगे, आपको पता है कि ये रिएक्शन हम जानते हैं कि कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है उसका सफ़ेदी में इस्तेमाल करते हैं, और जब इसका जलीय विलयन बना लेते हैं, जल से रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं अपन बिना बुझा हुआ चूना। तो जब जल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और फिर अगर इसकी CO2 से रिएक्शन कराई जाती है, जो एनवायरनमेंट में CO2 से रिएक्शन होगी इसकी, तो फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगमरमर मार्बल। इसी के कारण वाइटनेस ज़्यादा होती है। तो आपको ऐसे रिएक्शंस की सीरीज़ पूछ लेता है, उसमें पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या बनेगा, कौन सी गैस के साथ रिएक्शन कराने पे ये बनता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछता है। तो इस टाइप को आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए रिएक्शंस की, है ना, ठीक है। और इसकी सीधी सी कंसेप्ट ये है कि जब तक आप रिएक्शंस को आपकी रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तब तक आप सोचते हो कि मैं याद करके इसको याद समझ जाऊंगा या लिख दूंगा एग्ज़ाम में, मैं रट के लिख दूंगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी आपके सामने ये चीज़ सही हो पाएगी। इस तरह से इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये ध्यान रखना भाई, डायग्राम, ये एग्जाम्पल दोनों ध्यान रखना है आपको, दोनों AgCl AgBr वाले। इसके बाद में फिर ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का डायग्राम भी आपको ध्यान ही रखना है। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या बनता है, ध्यान रखना है, इसमें पूछ लेता है। ये अच्छी रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी कैल्शियम कार्बोनेट वाली। फेरस सल्फेट का ये ध्यान रखना है, SO2 SO3 बनती है, दोनों गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर कंपोजिशन रिएक्शन में ये इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, ये पता होनी चाहिए, वाटर फॉर्मेशन। और ये कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन, इस टाइप से फिर रिएक्शन को बैलेंस करना, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और यही सारी चीज़ें फिर बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह है। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट। तो वहाँ हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है।